हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 51 टू 60। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल एट फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो एंड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स, ए थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हीट एडिशन कट ऑफ रेशियो, बी थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हीट एडिशन कट ऑफ रेशियो, सी थर्मल एफिशिएंसी रिमेन सेम विद इंक्रीज इन हीट एडिशन कट ऑफ रेशियो, एंड डी नन ऑफ दी अबव। तो अगर हमें यहाँ पे किसके लिए पूछा है, एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल के लिए पूछा है। तो अगर एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल का फॉर्मूला देखें तो वो हो जाता है आपका 1-1/r⁻⁻1 इंटू रो टू दी पावर गामा -1/गामा इंटू रो -1। तो ये अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें, ठीक है, हम किस पार्ट को देख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये हमेशा क्या रहता है आपका, ग्रेटर देन 1 रहता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जब जब जितनी भी वैल्यू हम लोग रो की बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, रो मतलब क्या है आपका कट ऑफ रेशियो है, रो जितना बढ़ता रहेगा आपकी ये जो भी मार्क्ड एरिया है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती रहेगी। और ये किस में है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा उतनी ही कम आपकी एफिशिएंसी होती रहेगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हीट एडिशन कट ऑफ रेशियो। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। In Rankine cycle, the work output from the turbine is given by A. Change in internal energy between inlet and outlet, B. Change in enthalpy between inlet and outlet, C. Change in यहाँ पे enthalpy नहीं entropy होगा, change in entropy between inlet and outlet, and D. Change of temperature between inlet and outlet। अब आपका यहाँ पे रैंकाइन साइकिल में जो टर्बाइन है ये कैसे सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। इसीलिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, आपकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो आपके टरबाइन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, और लगभग हम इसे इंसुलेट ही मानते हैं रैंकाइन साइकिल में, तो इसीलिए क्यू भी जीरो होगा। तो हम डायरेक्ट अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो आपकी कुछ इस तरह की दिखेगी इक्वेशन, और टरबाइन वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, H1 - H2। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडर गोइंग एन एक्सपेंशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द लॉ PV टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द वर्क आउटपुट A इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन n, B इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन n, C इज मैक्सिमम व्हेन n इक्वल टू 0, एंड D इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये आपका कुछ एक PV डायग्राम है, ये मान लेते हैं आपका PV डायग्राम है, ये हो गई आपकी प्रोसेसेस। यहाँ पे n इक्वल टू 0 है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, n इक्वल टू इन्फिनिटी है किसके लिए, आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, और बाकी सब प्रोसेस को हम बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि आपका जैसे जैसे n घट रहा है आपका एरिया जो है, एरिया अंडर दी कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका वर्क डन भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्क आउटपुट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन n। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट अनअवेलेबल एनर्जी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ड्यू टू ए इंक्रीज इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस, बी इंक्रीज इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, सी इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या है आपका, कुछ नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बताता है। तो अनअवेलेबल एनर्जी एक ऐसी होती है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जितना भी ज़्यादा हमारी इरिवर्सिबिलिटीज़ होंगी सिस्टम में या प्रोसेसेस में, उतनी हमारी अनअवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो इरिवर्सिबिलिटीज़ कम कम होंगी या ना जीरो हो जाएंगी इरिवर्सिबिलिटीज़, क्योंकि आपकी प्रोसेस अब रिवर्सिबल है, और तब आपकी अनअवेलेबल एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी उतनी ही कम आपकी अनअवेलेबल एनर्जी होगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर, कि आपकी अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो अनअवेलेबल एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज ए इक्वल टू दैट ऑफ डीजल साइकिल, बी इक्वल टू दैट ऑफ ऑटो साइकिल, सी इक्वल टू दैट ऑफ ड्यूअल साइकिल, एंड डी ग्रेटर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। तो अगर हम ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/r टू दी RP पे पावर गामा -1/गामा
एंड ऑटो साइकिल की हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1। अब हमें पता है कि जो प्रेशर रेशियो है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू V1 अपॉन V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं आर टू द पावर गामा। अब इसी को हम सब्सटीट्यूट करें, आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू आर टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि गामा दोनों कैंसल हो जाएंगे और इसीलिए हमारी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी भी अब क्या हो गई 1 माइनस 1 अपॉन आर पी पे पावर गामा माइनस आर पे पावर गामा माइनस 1। तो ये हो गई हमारी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी, जो कि आप देख सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन ऑटो और ब्रेटन के लिए अब सेम हो चुके हैं। तो इसीलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे इक्वल टू दैट ऑफ ऑटो साइकिल। चलते हैं अगले पे। If the temperature at the turbine inlet is kept constant, the net output of a simple gas turbine plant would A. Increase with increasing pressure ratio, B. Decrease with increasing pressure ratio, C. First increase and then decrease with increasing pressure ratio, and D. Remains unaffected with changes in pressure ratio। तो यहाँ पे किसकी बात की है, आपकी गैस टर्बाइन प्लांट की बात की है। अगर गैस टरबाइन प्लांट की हम लोग बात करें, ये हम प्लॉट करते हैं प्रेशर रेशियो वर्सेस नेटवर्क आउटपुट। तो इसका 1 से शुरू होता है ग्राफ, ठीक है, और ऐसे चलता है आपका कुछ ग्राफ। यहाँ पे होता है आपका नेटवर्क डन मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम नेटवर्क डन है और यहीं पे होता है आपका ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है, पहले तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा था आउटपुट जो था, लेकिन एक पॉइंट हो गया उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रिक्शन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, द फ्लो इज सेड टू बी ए आइसेंट्रोपिक, बी लैमिनार, सी टर्बुलेंट एंड डी वोर्टेक्स। तो अगर हम लोग या तो आपको अगर मूडी डायग्राम याद है तो बहुत ही अच्छा है, आप फटाफट कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर फ्रिक्शन फैक्टर याद है लेमिनार फ्लो के लिए तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होती है। देख सकते हैं कि आप फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर में लीनियर रिलेशन है इनवर्स। तो मतलब जैसे जैसे आपका रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा फ्रिक्शन फैक्टर कम होगा लीनियरली। और मूडीज डायग्राम भी आपका क्या है, आपका फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में प्लॉट है। और लेमिनार फ्लो के लिए कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्बुलेंट के लिए इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये रीजन किसका होगा, आपका लेमिनार फ्लो का। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी लेमिनार फ्लो, ठीक है। चलते हैं आगे। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन ए वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बी shear stress is 0, C shear stress is maximum and D pressure gradient is 0। तो अगर हम लोग पॉइंट ऑफ सेपरेशन की बात करें तो जहाँ वहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है एट y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गई है, वॉल shear स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गए आपके वॉल shear स्ट्रेस। तो वॉल shear स्ट्रेस देख सकते हैं क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। इसीलिए हमने देखा और आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है एट दी पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके shear स्ट्रेस भी कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले पे। अ पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट्स फॉर ए स्टेडी फ्लो ओनली, बी टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो ओनली, सी इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड वेदर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल एंड डी इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स ओनली। तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो फंक्शन है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं फाई से एक स्केलर फंक्शन है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब आपका जो फ्लो हो रहा है वो कैसा होगा, इरोटेशनल होगा। उसे वो नहीं कंडीशन पता कि कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है, उसे बस यही कंडीशन चाहिए कि फ्लो आपका इरोटेशनल है, तभी आपका पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि इट इज वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। चलते हैं अगले पे। Which property of mercury is the main reason for use in barometers? A. High density, B. Negligible capillary effect, C. Vapor very low vapor pressure and D. Low compressibility। तो आपका अगर हम बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखें कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपका लिक्विड फ्लूइड पूरा भर रखा है और इसके ऊपर जो प्रेशर होता है यहाँ पे होता है आपका वेपर प्रेशर।
जितना कम आपका वेपर प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो इसीलिए हम लोग वेपर प्रेशर जितना कम होता है उस वाले फ्लूइड को यूज़ करेंगे। और इसीलिए हम लोग मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है ज़ीरो के पास, ठीक है, मतलब मायने नहीं रखता एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो आज के 10 क्वेश्चन होते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू।